नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मिनिमम लेंथ ऑफ एंटीना देखा ये गया, ये होता है λ/4। तो यदि फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज का, सी आप जानते हैं 3 × 10⁸, तो लैम्डा हो गया था 1000 C/F, ये 1000 किलोमीटर। तो λ/4 कितना हो गया? 250 किलोमीटर। अच्छा सोचो, क्या ऐसा एंटीना बनवाओगे 250 किलोमीटर ऊंचाई वाला? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 300 हर्ट्ज पर डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेज दें ईएम वेव बना के, तो एक एंटीना ही नहीं बनवा सकते। अब यदि नहीं बनवा सकते तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते साउंड को, साउंड जो हम बोल रहे हैं उसका हम सिग्नल बनाकर इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट ईएम वेव बनाकर नहीं भेज सकते, क्योंकि उसके लिए जो लिमिटेशन एक आ गई, एंटीना का जो रिलेशन है हाइट का और वेवलेंथ का, वो ऐसा कुछ। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें भेजना है कोई मैसेज सिग्नल, तो मैसेज सिग्नल को भेजने के लिए हमें पहले उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी पड़ेगी। सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वो मैसेज भी तो हो सकता है डिस्टॉर्टेड हो जाए। हाँ, लेकिन क्या किया जाता है, एक जैसे आप खुद चल करके नहीं जा सकते एक खास स्पीड से, आप कोई व्हीकल लेकर उसमें बैठ जाते हैं, उससे जा सकते हैं एक खास स्पीड से। तो एक हायर फ्रीक्वेंसी को हम भेज सकते हैं आसानी से। तो हायर फ्रीक्वेंसी का एक वेव ले लेते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी के एक वेव को लेकर उसमें अपना मैसेज सिग्नल को मिक्स करते हैं, इस तरह से मिक्स करते हैं कि उसको बाद में अलग भी किया जा सके, और मिक्स करके वो जो हायर फ्रीक्वेंसी का एक कंबाइंड वेव बना करके उसे भेज देते हैं। तो ये जो घटना होता है इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या करता है? ये मॉड्यूलेशन क्या करता है? मॉड्यूलेशन का इवेंट क्या है? इज मिक्सिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल with high frequency carrier signal, carrier wave, कैरियर होता है ना साइकिल में पीछे कैरियर, तो कैरी करने वाला, तो कैरियर वेव। मॉड्यूलेशन इज मिक्सिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल विथ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, विथ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो ये हो गया मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज मिक्सिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल विथ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो हम लोगों ने देखा कि कोई एंटीना, यदि कोई एंटीना चाहिए ईएम वेव भेजने के लिए, तो वो एंटीना होता है λ/4 हाइट का मिनिमम। फिर हमने देखा कि हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच, तो बोलते भी होंगे उसी के बीच कुछ फ्रीक्वेंसी, तो हमने 300 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी के साउंड को भेजना चाहा। तो ट्रांसड्यूसर वो इंस्ट्रूमेंट है जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा। ट्रांसमीटर में ऐसी व्यवस्था है कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ईएम वेव बनाकर एंटीना के थ्रू हम भेज सकते हैं स्पेस में। अब यहाँ एक लफड़ा आता है कि एंटीना का हाइट 300 हर्ट्ज के लिए स्पीड, ईएम वेव का स्पीड 3 × 10⁸, और उसके लिए जो हमने लैम्डा देखा वो 1000 किलोमीटर, λ/4 हो गया 250 किलोमीटर। इतने हाइट का एंटीना बनेगा नहीं। तो अब अपने पास ऑप्शन क्या है कि यदि हम मैसेज को भेजना चाहते हैं तो एक काम क्या करें, एक मॉड्यूलेशन इवेंट वहां अप्लाई करें। मॉड्यूलेशन इवेंट कहते किसको है कि मैसेज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिक्स कर देना, ये कहलाता है ये मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन में यहाँ देखिए टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, पहली नीड हमने बताई, 2 नीड और है, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यहाँ मैं चर्चा कर ही लेता हूँ। आप जब मैसेज बदलेंगे तो मैसेज सिग्नल को लेकर के बदलने की कोशिश करेंगे किसको? कैरियर वेव वाले सिग्नल को। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एम्पलीट्यूड को बदल दें, एम्पलीट्यूड, या फ्रीक्वेंसी को बदल दें, या फिर फेज को बदल दें। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगा, या फेज मॉड्यूलेशन कहलाएगा।
इनमें अभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हम ज्यादा सोचेंगे, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो ये हम बदलेंगे, किसको बदलेंगे? कैरियर वेव को। किसका हेल्प लेकर? मैसेज सिग्नल को लेकर। क्योंकि मैसेज सिग्नल को हम भेजना चाहते हैं वेव के साथ, तो कैसे भेजें? तो मैसेज सिग्नल का कोई एक प्रॉपर्टी बदल दो इस तरह से कि मैसेज सिग्नल लिया और कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड मुंह से डाल दिया, मैसेज सिग्नल लिया और फ्रीक्वेंसी मुंह से डाल दिया, मैसेज सिग्नल लेकर के किसी तरह से फेज में उसको डाल दिया। तो यदि इन तीनों जगहों पर हम डालते हैं तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा ना, वो रिजल्टेंट वेव हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव होगा। एम्पलीट्यूड थोड़ा बदल गया, क्या होने वाला है? हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव। आपके इस प्रोसेस के लिए पूरी जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन तीन टाइप के हैं, तो तीन टाइप का मॉड्यूलेटर वाला कोई इंस्ट्रूमेंट बनेगा। आप कौन सा मॉड्यूलेटर यूज करना चाहते हैं आप चूज करो, हर एक की अपनी अपनी कुछ खासियत होंगी। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो सकता है, एम्पलीट्यूड को बदल दो, मैसेज सिग्नल के हेल्प से कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड बदल दो, मैसेज सिग्नल के हेल्प से कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी को बदल दो, मैसेज सिग्नल के हेल्प से कैरियर वेव के फेज को बदल दो। तो ऐसा कर सकते हैं। ये तीन तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं जो सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है, वो वाला सिग्नल। एक और लिमिटेशन हुआ करता है। तो पहला लिमिटेशन हमने देखे, पहला लिमिटेशन क्या देखा? पहला लिमिटेशन देखा मिनिमम लेंथ ऑफ एंटीना होना चाहिए λ/4। यहाँ दूसरा लिमिटेशन भी यही लिख देता हूं। दूसरा लिमिटेशन होता है पावर जो भेजा जाएगा, पावर ट्रांसमिटेड, ये प्रोपोर्शनल होता है L/λ⁴। ये पावर में मैं थोड़ा कंफ्यूज भी रहता हूं, तो देख लूंगा किताब से। आप यहां ये समझिए, बाय चांस आपने एक एंटीना यूज किया, तो पावर ट्रांसमिटेड जो होगा एंटीना से, जो ट्रांसमिटेड होगा सिग्नल, उसका पावर ट्रांसमिटेड सिग्नल, पावर ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, पावर ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, ये जो प्रोपोर्शनल दिखता है, ये जो प्रोपोर्शनल दिखता है, ये प्रोपोर्शनल किसके दिखता है? ये दिख रहा है L/λ⁴। अब ध्यान से देखिए, यदि लैम्डा बड़ा होगा, यदि लैम्डा बड़ा होगा तो पावर जो ट्रांसमिट होगा वो कम हो जाएगा। तो हम कोशिश क्या करेंगे? एंटीना से जो बाहर भेजें वो कम लैम्डा वाला, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाला। जबकि मैसेज आपका तो 300 हर्ट्ज का है, उसके लिए हमने लैम्डा देखा, वो तो आ गया था 1000 किलोमीटर। तो लैम्डा यदि बड़ा हो गया तो जो ट्रांसमिट होगा, एक तो उस हाइट का हम एंटीना नहीं बना पाएंगे। इवन यदि बनवा भी लिया तो उससे जो हम ट्रांसमिट कर रहे होंगे उसकी पावर कमजोर होगी, कम पावर की होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और यहाँ तीसरा एक आता है आइडिया, ये अवेलेबिलिटी ऑफ बैंडविड्थ, अब ये बैंडविड्थ का क्या चक्कर है? अवेलेबिलिटी ऑफ बैंडविड्थ तीसरा जो नीड है। आपने नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की बात की, हमें क्यों मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, क्यों मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल पे मिक्स करके भेजना पड़ेगा, क्यों ऐसा करना पड़ेगा, उसके कारण की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला कारण तो मैंने कहा कि एंटीना का हाइट, दूसरा कारण कहा कि पावर ट्रांसमिटेड, लैम्डा ज्यादा होने से कम हो जाता है, एल है वहां लेंथ ऑफ एंटीना, और तीसरा कारण कह रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ बैंडविड्थ। अवेलेबिलिटी ऑफ बैंडविड्थ का लफड़ा समझो। हम मान लो किसी मोबाइल से बात कर रहे हैं और मोबाइल ने क्या किया, मेरे बोले गए 300 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी को एक हायर फ्रीक्वेंसी पे बैठा के भेज दिया। यदि हायर फ्रीक्वेंसी पे बैठा के भेज दिया तो मैं जब बात करूंगा तो क्या सारा वर्ड्स मेरे मुंह से जो निकलेगा वो 300 हर्ट्ज का निकलेगा? तो हो सकता है कि वो 200 से 400 के बीच वाला सारे, या 300 से 600 या 300 से 500 के बीच का सारा हो, 300 से 3000 के बीच का सारा हो। तो एक विड्थ होगा ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होगा, उस रेंज में मैं बात करूंगा। और इस रेंज को मैं भेजना है, तो इस रेंज को मुझे भेजना है, तो जो हम क्रिएट करेंगे ना,
वो मैसेज को बैठाएंगे कैरियर सिग्नल पे, तो वहां कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन होगा। तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से वहां पे भी एक रेंज निकल के आता है कि इतने से इतने रेंज के फ्रीक्वेंसी ये इस हम जो अभी मैसेज को मॉड्यूलेट किए उससे बना है और इसे मुझे भेजना है। तो उसका एक रेंज हुआ ना, ये जो रेंज आएगा कि जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी उनका डिफरेंस, ये इसे कहेंगे बैंडविड्थ। फिर से मैं बात करता हूं, आपने मिक्स किया है मैसेज सिग्नल को किसके साथ, कैरियर के साथ। सिग्नल कहते ही वेव का इक्वेशन मन में आएगा। वेव मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी कई तरह के हो सकते हैं, उनका एक रेंज होगा। फील करो, उनका जो रेंज होगा, उनका जो डिफरेंस होगा, दैट इज बैंडविड्थ। और हम बैंडविड्थ बना के भेज रहे हैं, तो एक मोबाइल से जो बैंडविड्थ भेजेंगे दूसरे मोबाइल से वही बैंडविड्थ भेज देंगे तो रिसीवर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। बैंडविड्थ मान लो ये भी बोलेगा उसी मेरे ही रेंज की तरह ये भी होगा, लेकिन वही कैरियर वेव का कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी लेकर के एक नया रेंज बना करके हम भेजेंगे। जैसे कि हमारा जो मैसेज गया स्पेस में और इसका जो मैसेज गया स्पेस में, दोनों अलग होते हैं। तो आपने सोचा कि एक खास बैंडविड्थ, वो बैंडविड्थ कैसे होता है, तो ध्यान से सुनिए। जब हम मिक्स करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करूं तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफएम, कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस एफएम, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस एफएम होता है। तो ट्वाइस एफएम क्या हो गया, बैंडविड्थ। मैसेज सिग्नल की जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका डबल हो गया बैंडविड्थ। और आप इतना बैंडविड्थ आपने इसको यूज किया एक के लिए, एक ट्रांसमिट करने के लिए, जो मैसेज भेजा उसके लिए। तो मान लो एक विड्थ मुझे दिया गया तो दूसरा विड्थ तुम्हारे फोन के लिए दिया जाएगा, तीसरा विड्थ इसके लिए दिया जाएगा। तो एयरटेल की एक खास स्पेक्ट्रम एम वेव का एयरटेल को दिया गया। अब उस एयरटेल ने उसके हिसाब से टुकड़े टुकड़े करके एक रेंज जो मिनिमम नीडेड है बातचीत करने के लिए, उसका बैंडविड्थ डिसाइड किया। एक कम्युनिकेशन में इतना बैंडविड्थ, दूसरे के कम्युनिकेशन में इतना बैंडविड्थ, तो एक साथ एक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हैंडल कर पाएगा ना एयरटेल। तो कई बार ये नहीं कहता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, तो इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है का क्या मतलब, कि जितने बैंडविड्थ वो पॉसिबल था उसको दिए गए। अरे स्पेक्ट्रम घोटाला सुना ना यार, स्पेक्ट्रम घोटाला का मतलब क्या हुआ, एयरटेल को हमने एक कम पैसे में ज्यादा दे दिया वेट कि तुम ये यूज कर लो, गवर्नमेंट ने कहा इसके लिए मैं इतना ही चार्ज लूंगा, और उसी दूसरे को जो है उसके पास कम कस्टमर है फिर भी उसको हाई उससे चार्ज ले लिया, या जिसके पास नहीं कस्टमर है उसको बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा विड्थ दे दिया। जिसके पास ज्यादा विड्थ रहेगा वो अपने कस्टमर को ज्यादा बैंड दे पाएगा, एक एक कस्टमर को ज्यादा बैंड दे पाएगा तो उसकी क्लैरिटी वॉइस की क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस है कि वो उसका कस्टमर बेस बढ़ने लगेगा। तो वहां जो गड़बड़ कर सकता है वो क्या गड़बड़ कर सकता है कि पता चला कि हैंडल करने की कैपेबिलिटी उसके पास 1000 यूजर्स की एक साथ का है, उतने के लिए ही वो अलग अलग बैंडविड्थ अलॉट कर सकता है। तो बैंडविड्थ आप यदि बढ़ाना चाहते हैं, तो बैंडविड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास ये कैपेबिलिटी होना चाहिए ना कि कैरियर सिग्नल हम अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी चुन चुन कर बना सकते हो। तो अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी चुनकर जो आप कैरियर सिग्नल बनाएंगे, उसमें मैसेज डालकर उसे भेजेंगे, तो हर एक का एक विड्थ होगा और एक लिमिटेशन होगी एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के लिए कि इतना ही आपके लिए अलॉटेड है रेंज, ये एयरटेल यूज करेगा। तो एयरटेल को एक साथ कितने यूजर यूज कर पाएंगे उसकी एक लिमिट निकल के आएगी। एयरटेल को जितना विड्थ अलॉट किया उसमें एक पर्सन को कितना विड्थ चाहिए वो आपको पता है, तो टोटल विड्थ जो अलॉट हुआ उसको एक पर्सन वाले विड्थ से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ चैनल्स, नंबर ऑफ यूजर्स जो एक साथ कम्युनिकेशन का मजा ले सकते हैं। तो यहाँ पर एबिलिटी यदि इसका बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलेट करो। मॉड्यूलेशन करके आप क्या कर सकते हो, अलग अलग बहुत से कोई भी फ्रीक्वेंसी लेके उनके साथ उसे मिक्स कर सकते हो। और यदि आपने अपना रेंज बढ़ा दिया मॉड्यूलेशन के लिए, कैरियर सिग्नल के रेंज बढ़ा लिए, तो उसमें नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स भी बढ़ जाएंगे। तो आप यदि मॉड्यूलेशन नहीं करते तो फिर बैंडविड्थ कैसे बढ़ाते, सोच के देखो। क्योंकि फिर तो ये हो जाता है एक बार में एक लोग ही बात करेंगे, वो फोन रखेंगे, फिर दूसरा कोई कर सकता है, एक साथ कई कम्युनिकेशन
नहीं हो पाता। तो बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी या बैंडविड्थ के नंबर को बढ़ाने में कौन सहायक है? ये मॉड्यूलेशन। कुछ तो थोड़ा सा आइडिया मिल ही गया होगा। तो तीन कौन कौन से कारण हो गए मॉड्यूलेशन की नीड की? तो मॉड्यूलेशन के नीड के लिए हमने देख लिया, एक एंटीना का हाइट, दूसरा पावर जो ट्रांसमिट होगा, और तीसरा बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आगे चल करके कि मॉड्यूलेटर जो है, तो हमने देखा एक मॉड्यूलेशन टर्म, तो दूसरा टर्म, एक तीसरा टर्म निकल करके आएगा। तो पहला हमने देखा ट्रांसड्यूसर, दूसरा हमने बात कर लिया मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन यदि आप समझ गए तो तीसरा आप यहाँ पे वर्ड हो जाएगा डीमॉड्यूलेशन। अब डीमॉड्यूलेशन क्या होता होगा? तुक्का भेरो। मॉड्यूलेशन का उल्टा, मतलब वहां पर हमने क्या किया, मैसेज सिग्नल, और इसको किसके साथ मिक्स कर दिया? कैरियर के साथ। और हाँ, लो फ्रीक्वेंसी, याद मैं दिलाऊं, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल नहीं, ऊपर वाला अभी लिख रहा हूं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, और इसको मिला करके हमने बनाए मैसेज। और ये जो मैसेज जो सेंड किया जाएगा, ट्रांसमिटिंग सिग्नल हो गया ये। अरे हटाओ यार, जो मॉड्यूलेशन में जैसे हमने देखा, जो हमने मैसेज था उसको मिक्स कर दिया था हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का, उसे भेज दिया। और डीमॉड्यूलेशन क्या करेगा? वो जो रिसीव किया गया मिक्स्ड वाला, उसमें से अलग कर लेना, उसमें से अलग कर लेंगे, तो अलग कर लेने वाला काम करेगा। अब आप याद करो, एक टर्म यूज करते थे मॉडेम। तो मॉडेम एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है? आप ध्यान से सुनो, यदि आपके पास लैपटॉप से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें किसकी नीड है? केवल रिसीव करने की नीड है या ट्रांसमिट करने की नीड है, या दोनों की नीड है? तो जहां दोनों की नीड होगी वहां केवल मॉड्यूलेटर होगा या डीमॉड्यूलेटर होगा, या दोनों होगा? तो दोनों का एक साथ जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो कहलाएगा मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम। मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। तो आप जब कंप्यूटर पे इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो वहां पे मॉड्यूलेटर भी चाहिए और डीमॉड्यूलेटर भी चाहिए, वो दोनों मिल करके क्या कहलाएंगे? मॉडेम। आपको ये टर्म सुनने में आया होगा घर में कि पहले लोग ये मॉडेम यूज करते थे। अच्छा, इसके साथ एक टर्म आ गया ट्रांसमीटर, और एक आ गया रिसीवर। अच्छा ये बताओ, ये मॉड्यूलेटर किसके पास होगा? ट्रांसमीटर के पास या रिसीवर के पास? तो मॉड्यूलेटर होगा ट्रांसमीटर के पास, और ये डीमॉड्यूलेटर किसके पास होगा? रिसीवर के पास। अब जो हो गए ट्रांसमीटर और रिसीवर, एक काम आता है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है? ध्यान से सुनो, रिपीटर क्या करता होगा? सिग्नल को बहुत दूर यदि भेज रहे हैं, मान लो इंटरनेट वायर के ही थ्रू, तो उसकी सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बीच में एक डब्बा लगा देते हैं जिसको कहते हैं रिपीटर। वो क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करके उसको बूस्ट करके फिर आगे भेज देता है। ना तो डिमॉड्यूलेट करता है ना ही मॉड्यूलेट करता है। रिपीटर क्या करेगा? सिग्नल को केवल बूस्ट करके भेज देगा आगे, ये बूस्टर की तरह ना। वो फ्रीक्वेंसी तो देखो, डिस्टेंस बढ़ने से उसकी पावर कम हुई है, ठीक ना, उसको बूस्ट किया और भेज दिया, जो मैसेज सिग्नल है वही रहेगा। बूस्ट रिपीटर का काम केवल ये है, थोड़ा सा पावर इनहेंस कर देना सिग्नल को का, और वो उसको डिमॉड्यूलेट भी नहीं करना है और मॉड्यूलेट भी नहीं करना है। अच्छा ये बताओ, यदि हम बात करें इस पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करता होगा? जो हम सिग्नल उसे भेजते होंगे, क्या उसको डायरेक्ट वापस भेज देता होगा, या जो सिग्नल हम भेजते होंगे उसकी एनर्जी बढ़ाने का काम उसको भी करना पड़ता होगा, और फिर वो रिले कर देता होगा? तो जो हम सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट के पास और सैटेलाइट फिर उसे रीटेलीकास्ट करता है, तो वहां पर ना तो मॉड्यूलेट करने का काम पड़ेगा और ना ही डिमोड्यूलेट, क्योंकि सैटेलाइट में हम बैठे हुए थोड़े ना,
वो तो केवल हमें हेल्प कर रहा है कि अर्थ के कर्व होने के कारण हम एक जगह से दूसरे जगह डायरेक्ट वेव जहां नहीं भेज सकते, वहां सैटेलाइट के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू सोच लो कि भेज रहे हैं। तो जो सैटेलाइट के थ्रू आप भेज रहे होंगे, तो सैटेलाइट में ना तो मॉड्यूलेटर होगा और ना ही डिमॉड्यूलेटर होगा, वहां रिपीटर या बूस्टर होगा। वो क्या करता होगा, सिग्नल को रिसीव करके बूस्ट करेगा। हाँ, एक रिसीवर तो चाहिए जो रिसीव करे और फिर उसको क्या करे, बूस्ट करे। ना तो मॉड्यूलेट करना होगा और ना ही डिमॉड्यूलेट। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल है उसमें कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करना। सैटेलाइट में जब आया वो एज इट इज उसको क्या करेगा, भेजेगा वापस अर्थ पे। तो हम लोगों ने देखा एक रिपीटर का काम क्या है, सिग्नल को केवल बूस्ट करके थोड़ा सा आगे भेज देना। अब यहाँ आगे हम जब चलते हैं तो अब बारी एक बार फिर से आती है कि मॉड्यूलेशन वाले पे जाएं और एएम मॉड्यूलेशन को थोड़ा सा देखें। उसके लिए मैं नोट्स में उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा देखिए इसे। गूगल ड्राइव, नहीं यार यहाँ नहीं है। आप इसी तरह देखने की कोशिश कर लो, नहीं तो ये देखिए एक कम फ्रीक्वेंसी वाला मैसेज सिग्नल है। ये हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कम फ्रीक्वेंसी वाला मैसेज सिग्नल है। हाँ, मैथमेटिकल तुम्हारे पास है, उसको मैं इस पे कैसे दिखाऊंगा। अच्छा वेट कर लो, तुम रखो, मैं देख लूंगा। यहाँ पर ये देख लो, ये जो है ये एक कैरियर सिग्नल है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा दिख रही है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। अब कैरियर के साथ इसको हम मिक्स करते हैं, कहाँ, एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड में मिक्स करने का क्या मतलब होगा, यदि हमारे पास इस ऊपर वाला जो वैल्यू दिख रहा है, मैसेज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड को बढ़ाओ, और जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का वैल्यू घट रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड को कम करो। क्या करना है, एम्पलीट्यूड को बदलना है। किसके आधार पे, मैसेज सिग्नल के आधार पे। तो जो नया ग्राफ बनेगा ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला, वाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो ग्राफ बनाओगे आप, वो कैसा ग्राफ बनने वाला है उसको देखना। एम्पलीट्यूड बदलेगा, ये बीच में आते आते वहां वो मैक्सिमम तक पहुंचने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एम्पलीट्यूड जब बदलेगा तो आप यहां से इसे देखिए, एक ही लाइन पे रखते हैं। एम्पलीट्यूड बदलेगा तो ये बदलना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ और ये मैक्सिमम तक आ जाएगा और फिर ये घटना शुरू करेगा, फिर ये बढ़ना शुरू करेगा, जहां ये 0 है वहां मिनिमम तक आएगा और फिर बढ़ना शुरू करेगा, फिर ये यहाँ मैक्सिमम तक जाएगा। तो एक ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है जो रिजल्ट आएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला, कि इसका मैक्सिमम ये बढ़ता है पहले और फिर घटता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है। मतलब ये ऐसे इन्वेलप इसका देखेंगे तो ये ऐसा कुछ ऐसा ये बन रहा होता है। मतलब इसका जो ऊपर जाएगा वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एम प्लस ए कैरियर, और नीचे जहां तक आ जाएगा वो हो जाएगा ए कैरियर माइनस ए एम।
ए कैरियर प्लस ए एम, ए कैरियर माइनस ए एम। एम्पलीट्यूड जो आप बदलता देखेंगे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दोनों के एम्पलीट्यूड जुड़ जाए, और मिनिमम कितना हो जाएगा तो घट जाए। तो ये ऊपर भी ऐसे दिखेगा और नीचे भी ऐसे दिखेगा, मिनिमम और मैक्सिमम वाला, ए सी माइनस ए एम और ए सी प्लस ए एम, और ये माइनस में नीचे आप देख रहे होंगे। तो जब हम इस तरह देख रहे होंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बदलता हुआ, तो यहां पर आ जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसके लिए एम या तो यूज कर लेते हैं या म्यू यूज कर लेते हैं। और हमने अभी मॉड्यूलेट किसको किया है, मॉड्यूलेट किया है एम्पलीट्यूड को। तो यदि इनको हमने मॉड्यूलेट किया है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाता है ए एम बाई ए सी। अब ए एम बाई ए सी जो जनरली हम लोग लिख रहे होते हैं, ए एम बाई ए सी जो हम लोग लिख रहे होते हैं, ए एम कौन था याद करो, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, और ए सी क्या है। अब यहाँ ध्यान से देखना कि हमारे पास एक जो सिग्नल, जब मैसेज सिग्नल हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में लाते हैं, तो हमें यहाँ एक डाटा मिल रहा है ए मैक्स। ए मैक्स आ रहा है ए सी प्लस ए एम, और एक मिल रहा है ए मीन, वो क्या आ रहा है ए सी माइनस ए एम। अब मुझे बताओ इनसे क्या ए सी और ए एम निकल आएगा, हम इन दोनों को यदि सम कर दें तो क्या निकल के आएगा, ए मैक्स प्लस ए मीन बाई 2, ये क्या हो जाएगा ए सी। और बताओ ए एम कैसे निकल के आएगा, सब्सट्रैक्ट कर दो, ए मैक्स माइनस ए मीन बाई 2, ये क्या आ जाएगा ए एम। तो आप ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए या तो ए एम बाई ए सी से लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ए मैक्स माइनस ए मीन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मीन। मतलब आपको दो तरह से यहां इसे लिखने का मौका मिल गया। और ये जो जनरली होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये एक से छोटा होता है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो छोटा होता है, और कैरियर वेव के जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो बड़ा होता है जनरली। तो हम ये देखते हैं जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ये लेस देन 1 होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होता है, लेस देन 1। आपको यदि परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकालने को कहे, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन से क्या दिमाग में आ रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। परसेंटेज मॉड्यूलेशन यदि देखना है आपको, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन कैसे देखेंगे, परसेंटेज मॉड्यूलेशन, परसेंटेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा m इंटू 100 या म्यू इंटू 100, जो भी आप देख रहे हैं वो तो था ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, क्या रहता है कि यदि आपको दे दिया गया या तो ट्रांसमिटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड दे देगा, या फिर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड दे देगा और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड दे देगा, तो दोनों से एम निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज मॉड्यूलेशन आ जाएगा। तो इस पे काफी क्वेश्चन हमें मिल रहा है। और ये अर्थमेटिक ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो बैंडविड्थ आया था, मैंने आपको पहले जो दिखाया कौन कौन सा था, यहाँ उसे भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव हम भेज रहे होते हैं ना, ये तो एक हमने आपको केवल डायग्रामेटिक पिक्चोरियल व्यू दिया है। जब मैथमेटिकल व्यू हम देंगे तो मैथमेटिकल व्यू से निकल करके चला आता है कि आप जब ध्यान से देखिए y ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है कैसे देखेंगे, एम्पलीट्यूड जो था कैरियर का उसके साथ हमने अटैच कर दिया मैसेज सिग्नल,
इंटू साइन ओमेगा कैरियर फ्रीक्वेंसी टी। इस तरह का ये अर्थ में ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड में जाके डाल देते हैं मैसेज सिग्नल को। तो एम्पलीट्यूड में जाके डाल देंगे मैसेज सिग्नल को, तो ये जो y ट्रांसमिटेड सिग्नल दिख रहा है, ट्रांसमिटेड, ये कैसे लिखेंगे आप, AC प्लस AM साइन ओमेगा MT। चेक करो, और साथ में कौन आने वाला है, साइन ओमेगा CT। अब इन दोनों को दो टुकड़े आप कर देंगे, AC साइन ओमेगा CT प्लस AM साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। अब मुझे बताओ साइन C प्लस साइन D आपके दिमाग में आ रहा है या नहीं? तो ये आ रहा होगा, तो ट्रांसमिट किए जाने वाले जो सिग्नल हैं उस ट्रांसमिट, ये लिखिए साइन C साइन B क्या हो जाता है, 2 साइन B क्या हो जाता है, साइन साइन B है, कॉस A माइनस B, कॉस A माइनस B, ओमेगा C माइनस ओमेगा M और T, और दूसरा हो जाएगा माइनस में कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा D। वो देख लेना यार, मुझे कम ही याद रहता है। अब मुझे ओमेगा M। अब मुझे ये बताओ, यहाँ कितने तरह के फ्रीक्वेंसी तुम्हें दिखने लगे, यहाँ कितने तरह के फ्रीक्वेंसी दिखने लगे, एक ये और एक ये। एक तो FC दिखने लगा, एक FC प्लस FM दिखने लगा, एक FC माइनस FM दिखने लगा। 3 तरह के वेव से बना है ना ये कंबाइन। अब ये तीनों को ही अब आप भेजना चाहते हो, तो कितना बड़ा रेंज हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी का, मिनिमम कौन सा होगा, FC माइनस FM, मैक्सिमम कौन सा होगा, FC प्लस FM। तो जो हम देख रहे थे फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ जो AM वेव में होता है, बैंडविड्थ इन AM वेव, अर्थमेटिक मॉड्यूलेटेड वेव, वो कितना हो जाता है, ट्वाइस FM, F मैक्सिमम माइनस F मिनिमम, ट्वाइस FM हो जाता है बैंडविड्थ। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है FC, उससे थोड़ा कम FM, और उससे थोड़ा ज्यादा FM ज्यादा, तो बैंडविड्थ कितना हो गया, FC से लेफ्ट आए FM और FC से राइट गए FM, तो ट्वाइस FM के बराबर ये बैंडविड्थ हो गया। तो बैंडविड्थ हम देख रहे हैं 3 तरह के फ्रीक्वेंसी, ये जब हम एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं तो 3 तरह के फ्रीक्वेंसी वाला ये यहाँ रिजल्टेंट आया है, 3 वेवों से मिलके बना है, सिनुसॉइडल वेव से, और उनका जो हम कहेंगे बैंडविड्थ वो क्या आ जाएगा, ट्वाइस FM के बराबर। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में न्यूमेरिक क्वेश्चन आपके अब इस तरह से बन जाएंगे। आपसे यदि कोई पूछ दे कि किसी पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के जो विड्थ दे दिया जाए और एक चैनल का बैंडविड्थ दे दिया जाए, तो नंबर ऑफ चैनल पूछे, तो नंबर ऑफ चैनल कैसे निकाल देंगे, तो यदि कभी कह दे नंबर ऑफ चैनल, तो ये हो जाएगा frequency range used by transmitting station upon bandwidth of one channel। मान लो टाटा स्काई को एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज दिया गया और कई तरह के चैनल टाटा स्काई ब्रॉडकास्ट करने वाला है, तो उसके जो रेंज होंगे उस रेंज का टुकड़ा टुकड़ा करके तो वो अलग अलग प्रोवाइडर को देगा। आप देखते हो किसी की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और वो पर मंथ आपसे 20 रुपया चार्ज कर लेता है, और कुछ चैनल
कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं कर रहा मे बी, तो इसका मतलब क्या है, जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है चैनल, वो टाटा स्काई वाले को पे करता है कि भाई मुझे ज्यादा बैंडविड्थ दो, मैं अच्छे क्वालिटी का अपना ट्रांसमिशन दूंगा लोगों को, मुझे ज्यादा तरह के फ्रीक्वेंसी को एक साथ भेजना है। सोच के देखो, यदि मैं साउंड भेज रहा हूँ, पिक्चर भेज रहा हूँ, तो साउंड के इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी रेंज काफी वास्ट है, मैं वो सब भेजना चाहता हूं जो एक्चुअल रियल हो, तो मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करूंगा, और यदि ऐसा करूंगा तो मुझे चैनल का बिट्स ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा बिट्स चाहिए तो मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा उस प्रोवाइडर को जो मेरे चैनल को ब्रॉडकास्ट करने वाला है। ब्रॉडकास्ट करने के लिए उसको तो लिमिटेड एक बिट्स फ्रीक्वेंसी रेंज मिला होगा ना टाटा स्काई को, और उसको वो, तो सर क्या डिश टीवी को भी अलग फ्रीक्वेंसी रेंज, यदि सोचो, यदि डिश टीवी, टाटा स्काई या ऐसे एयरटेल टीवी, इन सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं देगा, उनके जो छतरी है वो अलग अलग कैच कैसे करेगा, तो सबको अलग अलग विड्थ दिया गया होगा, और उनमें खास इसीलिए अलग अलग नंबर पे आपको अलग अलग चैनल दिख रहा है, एक खास खास पर्टिकुलर चैनल का नंबर अलॉट कर दिया गया। तो कोई जो प्रोवाइडर होगा वो अधिक से अधिक कितना चैनल हैंडल कर सकता है, तो जनरली वो असिमेट्री नहीं रखता, वो एक बार डिसाइड कर लेता है कि इतना इतना बिट्स मैं सबको दूंगा, और हर एक बिट्स का एक अपना फिक्स्ड कॉस्ट वो बना लेता है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ चैनल यदि कोई पूछे तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज उस चैनल प्रोवाइडर को अवेलेबल है, और एक चैनल के लिए कितना बिट्स चाहिए बैंडविड्थ वो उसको पता है, उससे वो डिवाइड कर देगा, तो उससे क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ चैनल। तो नंबर ऑफ चैनल कभी यदि हमें पूछता है तो इसके बारे में ऐसे बात कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, मैं इस पे गौर करता हूं, जो मुझे याद रखना है कि मैसेज सिग्नल कम फ्रीक्वेंसी वाला एक सिग्नल होता है जनरली, फिर हम क्या करते हैं कि एक पकड़ के लाते हैं कैरियर सिग्नल या जनरेट करते हैं कैरियर सिग्नल, लेकिन कैरियर सिग्नल की खासियत क्या होती है कि वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है। तो ये देखिए हाई फ्रीक्वेंसी वाला, अभी उनके एम्पलीट्यूड एक जैसे हैं हर एक जगह। अब क्या देख रहे हैं हम, ये यदि टाइम के साथ वेरिएशन दिख रहा है, तो आप यहाँ देखिए जब इनको हम इकट्ठा कर दें, यदि वाई ए एम अर्थमेट ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाए, तो क्या होता है, इनके एम्पलीट्यूड एक खास डाटा से ये पहले बढ़ता जाता है और फिर घटता जाता है, घटेगा भी सीक्वेंस में, फिर बढ़ेगा भी सीक्वेंस में। वो बहुत अच्छा मैं नहीं बना पा रहा हूँ, ये ऐसे 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 ये दिख रहा होता है, और इसमें एक मिनिमम वाला रेंज आता है और एक मैक्सिमम वाला रेंज आता है। ए मिनिमम हो जाता है AC प्लस AC माइनस AM, और ए मैक्सिमम हो जाता है AC प्लस AM। तो जब हम बात करते हैं म्यू की, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की या स्मॉल m की, तो ये लिखते हैं ए मैसेज सिग्नल बाय ए कैरियर सिग्नल, या ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्सिमम सिग्नल जो ट्रांसमीटर का है बाय ए मिनिमम। और यदि आपको परसेंटेज मॉड्यूलेशन देखना हो, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन देखना हो तो AM बाई AC इंटू 100। यदि आपको बैंडविड्थ चाहिए तो बैंडविड्थ AM का बैंडविड्थ ये है ट्वाइस FM, और यदि आपको नंबर ऑफ चैनल चाहिए तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज used by transmitting station अपॉन ट्वाइस FM। वो जो बैंडविड्थ आपने डिसाइड कर लिया है मैसेज सिग्नल वाला, या बैंडविड्थ चैनल का, ये बैंडविड्थ एक चैनल के लिए बैंडविड्थ से डिवाइड कर देते हैं। AM वेव में आपको इससे काम चल जाएगा।
यहाँ एक पॉइंट और छोटा सा है जो एएम के बाद आगे मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करके यहाँ आ रहा हूं, ये देखिएगा ग्राउंड। ग्राउंड से जो एंटीना बनाया आपने और एंटीना से वेव भेजेंगे, तो यहाँ संभावनाएं क्या क्या है उसके बारे में देखिए। यहाँ पर है एटमॉस्फेयर का एक खास रीजन, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में आयंस है, तो इसकी क्या खासियत है, ये खास तरह के फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर देता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज, और यदि इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुआ तो वो आयनोस्फेयर से बाहर निकल जाएगा। ये एफ ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज, ध्यान दीजिएगा। और एक होगा जो डायरेक्ट आप यहाँ आप भेज देते हैं, इसे इधर जिस पे ग्राउंड का इफेक्ट ज्यादा होता है ऐसा जो भेज रहे हैं, ये ग्राउंड वेव कहलाता है, ग्राउंड वेव। दूसरा जो हो गया इसे हम कहते हैं स्काई वेव। क्यों स्काई वेव कहेंगे, क्योंकि स्काई के हेल्प से ये रिफ्लेक्ट हुआ। और तीसरा जो है उसे हम कह देते हैं स्पेस वेव। अब बताओ ये स्पेस वेव क्यों कह दिया, क्योंकि ये स्पेस में गया, स्काई से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ये सैटेलाइट यूज करना पड़ेगा आपको, और सैटेलाइट से आप फिर वो रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं या फिर से ट्रांसमिट करवा सकते हैं। वो रिसीव कर लेगा और फिर ये ट्रांसमिट कर देगा। तो हम लोगों ने जो ईएम वेव हम यूज कर रहे हैं उसके 3 कैटेगरी बना दिए। ईएम वेव जो यूज कर रहे हैं, एक को ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव के लिए सोचो वो 15 किलो हर्ट्ज, फिर से मैं बता रहा हूं, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव। स्पेस वेव कौन सा हुआ, जो स्पेस से सैटेलाइट से वापस भेजा गया सैटेलाइट के थ्रू। स्काई वेव हुआ जो सरफेस स्काई से रिफ्लेक्ट होकर चला आया, और ग्राउंड वेव हुआ जो डायरेक्ट आपने ट्रांसमिट किया स्काई। जैसे सुनो, पुराने जमाने में बीबीसी से समाचार सुनाया जाता था और हम लोग उसे सुन पाते थे जिस समय सैटेलाइट का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। या रेडियो में 2 वेव हुआ करते थे, शॉर्ट वेव एंड मीडियम वेव। तो मीडियम वेव मतलब जो आपके शहर का जो लोकल स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा होता था उसको मीडियम वेव कहते थे, वो कुछ दूर तक ही पहुंचता था। और बीबीसी का ट्रांसमिशन काफी दूर तक जाता था, तो वो स्काई से रिफ्लेक्शन का यूज कर पाता था। तो जिस फ्रीक्वेंसी को हम स्काई से रिफ्लेक्ट करवा के ले रहे होंगे उनके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा फ्रीक्वेंसी, 30 मेगाहर्ट्ज से कम। और ये 12-15 किलो हर्ट्ज जैसा मुझे याद आ रहा है ग्राउंड वेव का, और 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा याद आ रहा है स्काई वेव का, स्पेस वेव का। और ये 30 और 40 का क्या मतलब है सर, 30 से ऊपर ले लेते हम, स्पेस वेव कह देते उसे। नहीं, वो जो आयनोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का पार्ट, उसकी जो चार्ज की डेंसिटी है वो डे और नाइट में बदलती रहती है। यदि डे और नाइट में बदलती रहती है तो मान लो एक समय तो यदि मैं 35 वाला ले लेता तो दिन में तो रिफ्लेक्ट होके आता, रात में वो नहीं रिफ्लेक्ट हो पाता, ऐसा हो सकता है। या रात में रिफ्लेक्ट होके आता और दिन में रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो हमने लिमिट ले लिया, बीच का छोड़ दिया। 30 से कम वाला यदि मेगाहर्ट्ज से कम का फ्रीक्वेंसी हो तो हमेशा रिफ्लेक्ट होगा, और 40 से ज्यादा का यदि है तो वो हमेशा दिन और रात दोनों टाइम में ट्रांसमिट होगा, मतलब क्रॉस करके चला जाएगा, बाहर भी और क्रॉस करके चला आएगा भीतर भी। कभी कभी मान लो हम एक प्लेन को डायरेक्ट यहाँ से सिग्नल भेजेंगे तो उसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, लाइन ऑफ साइट, जहां दिख रहा है। लेकिन वो इस वेव का अलग टाइप नहीं हुआ, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन केवल एक टर्म यूज हुआ, कहाँ, जहां जहां देख रहे हैं आप वहां भेज रहे हैं स्ट्रेट सिग्नल। अब यहाँ मुझे ये बताओ कि यदि अर्थ के हम एक सरफेस पे, यहाँ इक्वेटर है, यहाँ मैच हो रहा है क्रिकेट का और यहाँ हम देखना चाहते हैं, तो यदि नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अमेरिका का कोई जगह हो जहां मैच हो रहा हो और इधर हम देखना चाहते हैं इंडिया की तरफ, तो क्या यहाँ से डायरेक्ट सिग्नल से हम ये भेज सकते हैं? डायरेक्ट कैसे सिग्नल भेजेंगे?
तो यहां से हम किसी को दे सकते हैं, यहां हम सोचते हैं कि एक ये 3D स्पेस समझो, ये सैटेलाइट, इससे मान लो किसी एक सैटेलाइट को यहां से हमने दे दिया, इस सैटेलाइट ने इधर किसी सैटेलाइट को दे दिया, और इस सैटेलाइट ने यहाँ ट्रांसमिट कर दिया, ये इस जगह आ गया। तो हम सैटेलाइट के थ्रू ऐसा करते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट और सोचो, अर्थ से किसी एक पॉइंट से किसी सैटेलाइट को हम सिग्नल देंगे, यदि सैटेलाइट का पोजीशन अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका रहे तो आसान होगा ना कम्युनिकेट करना, उसे हम स्टेशनरी सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। वो अर्थ के सरफेस से 26,000 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे, 6,000 रेडियस है, तो अर्थ का ऐड कर देते हो तो 42,000 किलोमीटर रेडियस हो जाता है उस सर्कुलर ऑर्बिट का, जिसको आप कहते हैं जियो पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। पार्किंग का क्या मतलब, कार पार्क कर दो वहीं रहे। उसी तरह इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होगा उसका 24 आवर है चक्कर लगाने का टाइम, अर्थ का भी है 24 आवर, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में वो हमेशा क्या दिखेगा, रुका हुआ। और ऐसा जो ऑर्बिट है वो एक ही ऑर्बिट है, और वो ऑर्बिट कहाँ है, इक्वेटर के पैरेलल, ग्रेटर सर्किल। क्यों, क्योंकि यदि मैं और कोई सर्किल में घुमाऊंगा तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हमेशा रुका नहीं दिखेगा। अर्थ के इक्वेटर के अलावा यदि कोई होगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा ना अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो जो है मिसमैच कर जाएगा, वो हमेशा एक ही जगह रुका नहीं दिखेगा। और अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट। सर आपको कैसे पता, क्योंकि सूरज भगवान जाते हैं ईस्ट से वेस्ट, तो अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो जो पार्किंग ऑर्बिट में सैटेलाइट होगा वो भी कैसे घूमेगा, वेस्ट टू ईस्ट। और कितना होगा टाइम पीरियड, 24 आवर। अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रुका दिखता है पार्किंग ऑर्बिट। और कम से कम कितने सैटेलाइट चाहिए, एक सर्किल बनाओगे 120 डिग्री पे, यदि तुम 3 सैटेलाइट रखोगे तो इक्वेटर वाले पूरे जो रीजन होगा अर्थ का वो सबको कवर कर लेगा। तो जनरली मिनिमम 3 सैटेलाइट यदि हमारे पास है तो अर्थ में चारों तरफ के हम एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल भेज देते हैं। थोड़ा सा छूटता है, कौन सा जगह, पोलर रीजन। अरे तो पोलर में कौन पेंगुइन को तुम मोबाइल दिलवाओगे, पोलर रीजन में वैसे भी पॉपुलेशन नहीं है, आप रिसर्च के लिए जाते हो, तो पेंगुइन के लिए तुम वहां सैटेलाइट लॉन्च करो तो करो, उसको मोबाइल दिलवाना है तो दिलवाओ। क्या नहीं रहता पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर है -40 -80, वहां कुंभकर्ण रहता है 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। अब ऐसे स्थिति में कैसे रहेगा हार्ड वहां, लेकिन रिसर्चर्स रहते हैं, क्योंकि जो समझो नेचुरल गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, या बाकी तरह के एलिमेंट्स हुए, वो वहां है तो जरूर, तो वहां से वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फ्यूचर में। तो वहाँ जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल में जो पोलर रीजन है वहाँ ये था कि पॉपुलेशन है नहीं, कोई रहता नहीं था, तो वो तो लोग धीरे धीरे वहाँ रिसर्च स्टेशन बनाने लगे। तो कहा गया कि यार अब तो लड़ाई होगी एक बार, क्यों, क्योंकि जो जहाँ जाए झंडा गाड़ दे यही मेरा जगह। तो दुनिया वालों ने मिलकर डिसाइड किया एक खास टाइम ड्यूरेशन तक जो भी वहां पहुंच जाएंगे उनमें वो जगह बटेगा। इंडिया भी अपना एक स्टेशन बनवाया जाके, ये 70s 80s के बीच की बात है, तो एक स्टेशन अपना भी है वहां, लेकिन वो ये सोच के कि भविष्य में वहां से एक्सट्रैक्ट हम कर पाएंगे कुछ। और उधर जो नॉर्दर्न पोल की तरफ का रीजन है उस पर ज्यादा प्रभाव बना के रखा हुआ है रूस। अब उसके लिए भी होगा लड़ाई वड़ाई, बाद में देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कम्युनिकेशन की, हाँ कम्युनिकेशन के लिए 3 सैटेलाइट कम से कम चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग ये देख चुके, तो फिर से एक बार मुझे ये बताओ, 3 जो हमने नाम कहे, कौन कौन से नाम कहे। एक नाम कहा हमने स्काई वेव। स्काई वेव की क्या खासियत थी, आयनोस्फीयर, यहाँ पे आयंस है उनसे रिफ्लेक्ट होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या था, लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज। और स्पेस वेव के लिए क्या कहा था, हाँ ये ग्रेटर देन, ग्रेटर। स्पेस वेव का नाम कैसे याद रखें, हाँ स्पेस में गया और वहां से वापस आया। और ग्राउंड वेव का कैसे नाम दें, जो डायरेक्ट आप देते तो जैसे ग्राउंड वेव याद दिलाता हूँ, जैसे तुम ट्रांसमिशन देख रहे हो एफएम का जो ट्रांसमिशन है वो ग्राउंड के आसपास अपने शहर वाला सिग्नल से ही तो इधर उधर भेज रहे हो।
तो वो ग्राउंड का इफेक्ट उस पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो एफएम का ट्रांसमिशन ग्राउंड वेव के कैटेगरी में आ सकता है आई थिंक। और नहीं तो लोकल रेडियो स्टेशन का ट्रांसमिशन तो सर्टेनली ग्राउंड वेव में आता है। लोकल रेडियो स्टेशन एफएम से अलग, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रेंज रहती है, वो ग्राउंड वेव में आएगा ही। तो यहाँ एक हो गया ग्राउंड वेव, एक हो गया स्पेस वेव, और एक हो गया स्काई वेव। ये 3 तरह के वेव का नाम ध्यान रखना और उनके फ्रीक्वेंसी का रेंज ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी का टेबल, इसको सुन लो या देख लो और उन्हें सेट करो। फ्रीक्वेंसी के टेबल में मुझे ये बताओ, रेडियो स्टेशन ये एफएम सुनते हो क्या? तो एफएम का बोलता रहता है 98.2 98.5 रेड एफएम। ये जो सुनते हो ना, यही पूछ देता है एग्जाम में, मेंस में, कि ये बताओ रेडियो स्टेशन के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज क्या। तो एफएम ब्रॉडकास्ट के लिए सारे रेडियो स्टेशन मिलेंगे 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच। मेगाहर्ट्ज कौन सा? 188 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच। अच्छा, स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट जो होता है, मैंने बार बार कहा ना किलो हर्ट्ज, वो जो गांव वाला मतलब छोटे छोटे शहरों का जो रेडियो स्टेशन है जहां एफएम नहीं है, वहां भी तो रेडियो स्टेशन है। एफएम तो तुम्हारे दिल्ली में ना, लेकिन यदि गांव में जाओ दूर तो वहां तो एफएम नहीं चलता, वहां पर रहता है आपके लोकल रेडियो स्टेशन गवर्नमेंट वाले। उनका जो रेंज है वो स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट वो 540 हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज, 540 किलो हर्ट्ज, 540 किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज होगा तो आप देख लो ना 1.6 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। सर पहला वाला बताया सर आपने 88 से 10। हाँ, एफएम बैंड का बताया है 88 से 108 मेगा हर्ट्ज। 98 पॉइंट जैसे कहते हो ना 98.5 मेगा हर्ट्ज। ये किलो हर्ट्ज किसके लिए मैं कह रहा हूँ? उससे कम वाला किसके लिए कह रहा हूँ? वो गांव वाला ट्रांसमिशन जो है रेडियो स्टेशन का, वो छोटे छोटे शहरों में जो रेडियो स्टेशन का ट्रांसमिशन है वो कितने का है? किलो हर्ट्ज। क्या? 540 से 1600 किलो हर्ट्ज। ठीक। अब आता है टेलीविजन के लिए। तो टेलीविजन के लिए रेंज बना दिया गया है। तो टीवी के लिए कौन सा रेंज बना दिया गया है? 54 से 72 मेगाहर्ट्ज, इसको कह देते हैं VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये 76 से 88 मेगाहर्ट्ज, इसको टीवी ट्रांसमिशन कह देते हैं। ये 174 से 216 मेगाहर्ट्ज, इसको कह देते हैं UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और 420 हर्ट्ज से 420 से 890 मेगाहर्ट्ज, ये हो जाता है। ये फिर से है टीवी। पता नहीं, मुझे भी ये ज्यादा उसमें अकल लगाने का मैंने कोशिश नहीं किया है। ये जस्ट हम एक डाटा, सेलुलर जो होगा, सेल मोबाइल, तो मोबाइल क्या क्या करता होगा? एक मोबाइल जो है वो आपसे आपने भेजा और वो मैसेज भेजा, एक अपलिंक होगा, और एक मैसेज रिसीव किया जो डाउनलिंक कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ध्यान रखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है 896 से 901 मेगाहर्ट्ज मोबाइल के लिए मेगाहर्ट्ज। ये कह रहे हैं मोबाइल टू बेस स्टेशन, मोबाइल टू बेस स्टेशन। और 840 से 935 मेगाहर्ट्ज ये यूज करते हैं बेस स्टेशन से मोबाइल, बेस स्टेशन से टू मोबाइल। तो ये 896 से 935 तक, या 896 से 901 और 840 से 935 मेगाहर्ट्ज, ये हो गया सेल मोबाइल। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होगा? ध्यान से देखना, वो 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर है, तो 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर तो आप कहीं भी जा सकते हो ना। तो गीगाहर्ट्ज की तरफ जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। वो जो आप देखते हो एक मोबाइल, एक सैटेलाइट वाला मोबाइल होता है जो आतंकवादी लेके घूमते रहते हैं या बड़े बड़े नेता के पास रहता है,
दोनों में से एक के पास। तो हाँ, तो वो जो आप देखते हो सैटेलाइट मोबाइल, तो इंस्टीट्यूट में भी रहता है। चलो, तो सैटेलाइट मोबाइल लेके क्या करोगे ना यार। तो सैटेलाइट मोबाइल के लिए देखिए, ध्यान से देखिए, 5.9 टू 6.4 मेगाहर्ट्ज, और दूसरा देखो 3.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज। यार गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला भी गीगाहर्ट्ज करो, मेगा से नहीं काम चलेगा, ऊपर वाला भी गीगाहर्ट्ज करो, गीगाहर्ट्ज। थोड़ा सा मेहनत करके याद रखना पड़ेगा, मुझसे तो आज तक नहीं याद हुआ। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए मत याद करो, मत याद करो, एक रफ आइडिया रखो ना यार। जैसे अभी याद आ गया ना 98.5, केवल याद है मेगा हर्ट्ज, वो रेडियो वाला याद हो जाएगा। किलो हर्ट्ज में उधर ले जाओगे तो वो चला जाएगा गांव वाला रेडियो स्टेशन, और वो एएम क्या कहते थे, स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट। और इधर आते हो सेलुलर मोबाइल, तो और ऊपर गए, और सैटेलाइट वाला और ऊपर गए, गीगाहर्ट्ज में चले गए। सेलुलर मोबाइल भी वो स्पेस के, आकाश के भरोसे थोड़े न रहता है, तो इसीलिए उसको 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर ही ले जाना। वो भी स्पेस से भी जा सकता है, सेलुलर मोबाइल भी स्पेस से लिंक रहता है ना, सेलुलर मोबाइल भी स्पेस से कहीं ना कहीं। उसका भी देखो ना, 40 मेगाहर्ट्ज से तो ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है। कितना यूज कर रहा है, 40 हर्ट्ज से, तो वो ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी वाला है। तो हम लोगों ने कुछ फ्रीक्वेंसी देखी। एक अब बारी आता है फ्रीक्वेंसी के बैंड की। तो जैसे वॉइस मैसेज देखोगे, स्पीच वाला, स्पीच वाले को 300 हर्ट्ज के 3000 हर्ट्ज के बीच हम देखते हैं। स्पीच जनरली किसके बीच देखते हैं, 300 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज के बीच जनरल स्पीच जो हम देखते हैं। और उसके लिए बैंडविड्थ कितना चाहिए, कम से कम चैनल के अलग अलग बातचीत के लिए 3000 हर्ट्ज के आसपास याद रखना। 2800 लिखा हुआ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए जो हमें बैंडविड्थ दिया जाएगा, नॉर्मली 3000 हर्ट्ज के बैंडविड्थ का वो रहता है। और म्यूजिक की यदि हम बात करेंगे, तो म्यूजिक में बातचीत में तो एक मोनोटोनस एक खास फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, लेकिन जब म्यूजिक सुनते हो तो इंस्ट्रूमेंट के वो बहुत ग्रेव साउंड और बहुत हाई श्रिल साउंड दोनों हमें चाहिए। यदि उसको हम हटा देंगे तो म्यूजिक की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो जो रेंज है हमारी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तो वो हम म्यूजिक के लिए वो सारा देंगे इतना, तो वो उसका कितना विड्थ हो गया, लगभग 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज का विड्थ चाहिए मुझे म्यूजिक भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। और जब वीडियो भेजना चाहेंगे तो वीडियो में तो और भी चाहिए ना। 20 किलो हर्ट्ज तो केवल म्यूजिक के लिए हो गया, और वीडियो आप भेज रहे हैं तो पिक्चर के पिक्सल्स के क्वालिटी वो उसके लिए तो वो दे रहा है किलो हर्ट्ज से अब काम नहीं चलेगा। ये 4.4 से 6 मेगा हर्ट्ज का रेंज होना चाहिए, या तो 4 मेगा हर्ट्ज का, या 5 मेगा हर्ट्ज का, या 6 मेगा हर्ट्ज का चैनल विड्थ यदि मुझे कोई प्रोवाइड करे, तब जो मुझे मेरे पास वीडियो आएगा उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। इसको और बढ़ा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 से 6 मेगाहर्ट्ज के आसपास। फिर से बताओ, स्पीच के लिए क्या बैंडविड्थ चाहिए, 3000 के आसपास, 3000 के आसपास, हाँ किलो हर्ट्ज, 3000 किलो हर्ट्ज। और म्यूजिक के लिए 20 किलो हर्ट्ज, ठीक। और ये बिट्स ठीक ना। और उसका 4 से नहीं, या तो 4 मेगाहर्ट्ज बिट्स वाला चाहिए, या 5 या 6, हाँ ये विड्थ है उसका। 4 से 6 मत सोचना, वो इस तरह से लिख रहा है कि क्वालिटी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन 4 मेगाहर्ट्ज का यदि बिट्स लेकर के हम काम चलाएं तो चल जाएगा। 4 से 6 नहीं, 4 से। वो रेंज यदि देखोगे तो वीडियो के लिए रेंज है ये 54 मेगाहर्ट्ज से 88 मेगाहर्ट्ज तक, 54 मेगाहर्ट्ज से 88 मेगाहर्ट्ज तक का वो चाहिए। चलो यार, इतना कौन याद रखेगा, मुझे खुद नहीं याद रहता है। अब हम लोगों ने एक आइडिया ले लिया, मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, क्या क्या आइडिया ले लिया, एक रिवाइज कर दे रहा हूँ। मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बारे में हमने चर्चा कर लिया। रिपीटर क्या होता है हमने देखे, ट्रांसमीटर क्या है, हाँ, और ट्रांसमीटर में क्या क्या होता होगा, तो ट्रांसमीटर के भीतर क्या क्या होता होगा, तो ब्लॉक डायग्राम जो 12th में पूछता है ना एग्जाम में, वो वाला एक बार देख लेता, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, लेकिन एक नजर देख लेना जो 12th के स्टूडेंट। आप ध्यान से सुनिए,
ट्रांसमीटर के भीतर एक ट्रांसड्यूसर होगा जो क्या करता होगा, साउंड को इलेक्ट्रिक में बदला। उसके बाद एक होता होगा मॉड्यूलेटर, एक होता होगा एम्पलीफायर, मॉड्यूलेट जो हुआ सिग्नल उससे जो बना उसको एम्पलीफाई कर देगा, एम्पलीफायर। और फिर एक होगा ट्रांसमीटर, वो एंटीना जो कि उसको ट्रांसमीटर में जो कि ट्रांसमिट कर देगा। एम्पलीफायर ने उसको मुझे लगता है ना रिसीव करना पड़ा, वो उसमें एम्पलीफायर के लिए टर्म और रिपीटर के लिए टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है यार, उसको मैं बहुत ज्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एम्पलीफायर के लिए हमने कहा है कि अभी जो सिग्नल हमने बनाए हैं जहां मॉड्यूलेटर के पास, उसके एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा इनहेंस कर दें। यदि ऐसा कर देंगे तो उसकी जो एम्पलीफाई जो एम्पलीफायर हम ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे कि एम्पलीफायर का क्या काम है, तो एम्पलीफायर ने थोड़ा सा पावर बूस्ट किया और उसके बाद उसको हमने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर दिया। रिसीवर के पास क्या क्या होने वाला है, एक रिसीविंग एंटीना होगा, एक डीमॉड्यूलेटर होगा। डीमॉड्यूलेटर क्या कहता है कि वो जो आपके पास रिसीव हुआ है ना मैसेज सिग्नल, उसका इन्वेलप अलग कर देता है। इन्वेलप क्या हुआ, वो जो मैक्सिमम तक जाता है AM प्लस AC और AM माइनस AC तक आता है, AM प्लस AC तक जाता है, AM माइनस AC तक आता है। वो जो एक कह सकते हैं कॉमन टेंजेंट जैसा बनाएंगे मैसेज सिग्नल का जो रिसीव किया गया है, तो ऊपर से जो बनता है उसे इन्वेलप कहते हैं, कवर जैसा। इन्वेलप का मतलब आप जैसे नहीं कहते हो कि इन्वेलप में डाल दो अपना लेटर और फिर पोस्ट कर दो, तो इन्वेलप का मतलब ऊपर का। तो जैसे हमारे सामने में मैसेज जो हमने देखे थे तो वो इस रेंज में था ना, ये यहाँ से बढ़ता था। हाँ, बुक से पढ़ना पड़ेगा या तो टाइम है, नहीं तो आप केवल इतना ध्यान रखो ना, पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी बिट्स कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए, इससे अपना काम चल जाएगा। सीधे न्यूमेरिकल ट्राई कर लो, होगा तो कुछ न्यूमेरिकल मैं शेयर कर दूंगा PDF, उसे करके देख लेना, या नहीं तो होगा क्लास में मैं करवा देता हूँ अगले टाइम पे होगा, तो ये इससे आपका काम चल जाएगा। घबराना, ज्यादा इस पे टाइम देने का नहीं है अभी मौका, रहने दीजिए, इतना ही रखते हैं, अपना काम चल जाए उतना उसकी कोशिश कर रहे हैं। एक पॉइंट जो याद आ रहा है मैं बता दूं कि एक जैसे आपने सिग्नल के बारे में बात की ना, एक सिग्नल ऐसे, ये सिग्नल कौन सा सिग्नल है, सिनुसाइडल। लेकिन एक सिग्नल ऐसा भी होता है जो 1 और 2 वाला होता है, याद करो ना, 1 0 1 0 1 वाला। हाँ, तो 0 1 0 1 वाला जो होता है 0 1 0 1, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती, इसको क्या कहते हैं, पल्स, इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल और ये है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जैसे ही कहोगे तो कंप्यूटर याद आएगा, 0 1 वाला, ठीक। अब ये जो है इसे कह देते हैं पल्स, पल्स। अब ये यदि पल्स हम जो सिग्नल लेंगे मैसेज, और मैसेज लेकर के हम सिग्नल को बदलेंगे जिसे हम भेज रहे हैं, यदि ऐसा हुआ कि कैरियर सिग्नल पल्स वाला हुआ, तो कैरियर सिग्नल पल्स वाला हुआ तो पल्स वाले सिग्नल को भी हम बदलते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, और ऐसे ही एक और नाम है। तो पल्स के विड्थ को बदल देते हैं मैसेज सिग्नल के बेसिस पे, पल्स के ड्यूरेशन को बदल देते हैं, और ऐसे ही कुछ और है। तो इनके भी यूज किए जा रहे हैं आजकल। डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर के जो डाटा है सारा 0 1 वाले फॉर्मेट में, बाइनरी, तो वो बाइनरी लैंग्वेज वाले को तो भेजते हैं ये पल्स वाला आइडिया। अब तो या तो पल्स जैसा कोई सिग्नल यदि मुझे भेजना है, कैरियर बनाना है, तो उस कैरियर में हम मैसेज सिग्नल को मिक्स करेंगे तो क्या बदल सकते हैं, पल्स का विड्थ या पल्स का ड्यूरेशन, या इस तरह से कुछ हम सोच सकते हैं। तो एनालॉग सिग्नल वाला हमने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चलो इतना ही रखते हैं अभी के लिए, थैंक यू।